आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास एमटीपीएससी की क्लास है और यूनिट नंबर 4 के संबंध में मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ प्रश्नों पर। यूनिट नंबर 4 एमटीपीएससी का पद्धति शास्त्र है, जिसको मैथोलॉजी कहते हैं। और मैंने अभी हाल ही में आप लोगों से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को लेकर माध्य मध्यिका बहुलक के बारे में बातचीत किया हूँ। इसमें 2 पॉइंट रह गए हैं, सहसंबंध रह गया है और उसके उपयोग और अनुप्रयोग की बात की गई है। तो एक दिन की क्लास है, वो भी आगे करवा दूँगा मैं। फिर आपका यूनिट 4 जो है कवर हो जाएगा। तो यूनिट 4 में पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि सांख्यिकी शब्द का आधुनिक अर्थों प्रचलन प्रारंभ हुआ था 18वीं 17वीं में, 19वीं में या 20वीं में। कौन सी सदी में सांख्यिकी शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रचलन प्रारंभ हुआ था, बताएं। बताएं। 18वीं सदी, ओके। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब आया है आपका। 18वीं सदी ही सही जवाब है। सांख्यिकी शब्द के आधुनिक अर्थ का प्रचलन 18वीं शताब्दी में ही स्टार्ट हुआ था। और 18वीं शताब्दी में किसने किया था? आकेनवाल, गॉटफ्राइड आकेनवाल द्वारा किया गया था 18वीं शताब्दी में। ठीक है ना, याद रहेगा? बताओ तो सही। बोलो। चलो, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी, सेकंड क्वेश्चन देखिए। अपने प्राचीनतम रूप में सामान्यतः सांख्यिकीय संबंधित शब्दों का अर्थ होता है क्या? आर्थिक, राजनैतिक, गणितीय या सभी? सभी आएगा, सभी। ओके, आप कह रहे हैं सभी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आप बता रहे हैं। ठीक है, और सही जवाब भी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डी ही करेक्ट होना चाहिए कि सांख्यिक संबंधों का जो अर्थ हम देखते हैं प्राचीन रूप में, प्राचीन, आर्थिक और गणितीय। देखिए, प्राचीन रूप यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। क्या आप सभी से सहमत होंगे? प्राचीन रूप यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, है ना? लेकिन सर ये जी देखिए, देखिए अपने प्राचीनतम रूप में, बात को समझने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सवाल कहता है कि अपने प्राचीनतम रूप में सामान्यतः सांख्यिकी संबंधित शब्दों का अर्थ होता था राजनीतिक या आर्थिक या गणितीय। तो वैसे तो अगर बात किया जाए, प्राचीन का मतलब होता है अतीत की घटनाओं का समुच्चय बताया गया। और अतीत की घटना, अब तो वैदिक है ना, धीरे धीरे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो गणितीय, आर्थिक, इन चीज़ों को इन्वॉल्व कर दिया गया। लेकिन शुरुआत में अगर मैं बात करूँ, प्रारंभ में सभी को ना लीजिए आप, प्राचीनतम रूप में अगर देखेंगे तो वहाँ राजनीति शब्द था, जैसे अर्थशास्त्र है। अब अर्थशास्त्र में गणित और गणित गणित और आर्थिक और राजनीतिक जैसे शब्द यूज़ हो रहा है। तो राजनीतिक शब्द पहले अर्थशास्त्र में जो है मेंशन हुआ करता था। ठीक है, राजनीतिक शब्द। ठीक है, ठीक है।
पहले राजनीति वाला जो अर्थशास्त्र कौटिल्य वाला मिलेगा वो राजनीति वाला ही मिलेगा। ठीक है, सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा डी। अब देखिए ये प्राचीन रूप का था, अब देखिए आधुनिक रूप में सांख्यिकीय शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति था। ऑप्शन सी, सांख्यिकीय शब्द का प्रचलन किया गया, बताइए किसमें, एक वचन में या बहुवचन में या ये बी में या इनमें से कोई में? ए और बी दो। ठीक है, जहाँ आपका ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। एक वचन में सांख्यिकीय शब्द का अर्थ लगाया जाता है, बताइए किससे लगाया जाएगा? एक वचन बेसिकली सांख्यिकी विज्ञान से है। एक वचन सांख्यिकीय विज्ञान से है। ठीक है, ऑप्शन आपका जाएगा डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? आपका डी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, एक वचन। और बहुवचन इसका अभिप्राय तथ्यों से है। ठीक है मैम, बहुवचन का। और बहुवचन आंकड़ों से है, आंकड़ों के विश्लेषण से है, जैसे व्यापार, राष्ट्रीय आय, वाणिज्य आय, आयात निर्यात, सामग्री इत्यादि का अगर संदर्भ हम बात करते हैं बहुवचन से। ठीक है, तो एक वचन सवाल था, एक वचन सांख्यिकी विज्ञान से है। केवल केवल ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो जाएगा वो डी करेक्ट। निम्न कथनों पर विचार करिए और जवाब मुझे बताएं कि इसका कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है करेक्ट जाएगा। सांख्यिकीय पद्धति के द्वारा जटिल तथ्यों को सरलतम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। इस पॉइंट को का यस या नो, क्या ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है या गलत है? आप अच्छा, ओके। सांख्यिकी पद्धति के द्वारा जटिल तथ्यों को सरलतम रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ओके, सांख्यिकी केवल सजाती तथ्यों और आंकड़ों की तुलना की जा सकती है। देखो, यह ऑप्शन पॉइंट वाला टू टू क्या है, राइट या रॉन्ग? नहीं, देखिए यहाँ केवल पहला सही है कि सांख्यिकी पद्धतियों के द्वारा जटिल अगर कोई तथ्य है तो उसको सरलता या सरल रूप से हम प्रस्तुत कर सकते हैं, आपका पॉइंट ये सही है। लेकिन सांख्यिकी से केवल अगर हम बात करें, केवल सजातीय तथ्यों और आंकड़ों की तुलना ही की जाती है। अन्य तथ्यों को अगर मैं बात करूं या आंकड़ों का विश्लेषण वगैरह की बात करूं या आंकड़ों से या सांख्यिकी विज्ञान से, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो केवल होने की वजह से ये गलत हो गया है और केवल ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही जाएगा। बाकी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है। 7 नंबर का, सांख्यिकी समस्या के अध्ययन हेतु साधन प्रस्तुत करती है, साथ ही समाधान भी बताती है। क्या लगता है आपको कि सांख्यिकी समस्या का अध्ययन भी करता है और साधन का प्रस्तुत भी करता है, साथ ही उसको समाधान भी बताती है? सांख्यिकी ये काम करती है, बताएं। बिल्कुल यस है, मेरी आवाज़। ये पॉइंट आपका पहला वाला करेक्ट है। अब ये सांख्यिकी के नियम जो होते हैं सार्वभौमिक होते हैं। नियम जो होता है वो सार्वभौमिक होता है। सांख्यिकी का नियम
सार्वभौमिक होता है। आपकी विशेषताओं में अगर मैं बात करता हूँ तो आंकड़ों का संग्रह, प्रदर्शन, वर्गीकरण, गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है। और मैंने सांख्यिकी में सार्वभौमिकता का शब्द रिलेट करवाया था, समाज से रिलेट करवाया था जब पढ़ा रहा था। तो ये आपका करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा। यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों के दोनों करेक्ट जवाब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। समंकों की शुद्धता की पहचान होती है क्या इसमें? विशेष योग्यता और ज्ञान का ना होना, सांख्यिकी शिक्षा, निरुद्देश सांख्यिकी अनुसंधान, इनमें से अविश्वास का के कारण है। समंकों के प्रति अविश्वास, यहाँ प्रश्न है अविश्वास के कारण है कौन कह रहे हैं, और वो भी समंक का। समंक का मतलब डेटा हो गया, संख्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 8, समंकों की शुद्धता की पहचान करना। ये समंक के प्रति अविश्वास का कारण है, ये विश्वास का कारण है कि शुद्धता की पहचान करते हैं आप, इसलिए ये आप बता दीजिए। ये नहीं होगा, पहला नहीं होगा। सांख्यिकी योग्यता और ज्ञान का ना होना आपका होगा ऑप्शन नंबर 2। सांख्यिकी सीमाओं की अपेक्षा या उपेक्षा, पॉइंट थर्ड। निरुद्देश सांख्यिकी अनुसंधान भी आपका 4, यानी 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर आपको केवल बी सही जाएगा। यहाँ पर ए वाला आपका नहीं होगा। प्रश्न में केवल समंकों के प्रति अविश्वास का कारण पूछा था, जो 2, 3, 4 है अविश्वास का, 2, 3, 4 है। सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान कहा जाता है। सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान कहा जाता है। डॉक्टर बावले का नाम आता है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा आपका। बहुलक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10, किसी समंक श्रेणी में अधिकतम मान वाला पद होता है या अधिकतम आवृत्ति वाला पद होता है? बिल्कुल, यहाँ सही जवाब ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। बहुलक यानी फ्रिक्वेंसी वाला होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्थिति संबंधित माध्य कहते हैं बहुलक को या माध्यिका को या ए बी को? माध्य किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11, बहुलक और माध्यिका दोनों को कहते हैं, है ना। ऑप्शन आपका जाएगा सी, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नांकित समंकों से बहुलक ज्ञात करनी है आपको। मैंने आपको बताया भी है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि 21, 1, 2, 3 3 बार आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बहुलक 3 बार आएगा। अब आपको बहुलक परिकलित करना है। क्रम दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके माप दिए गए हैं 2, 14, 6, 14, 23, फिर 14, फिर 19, 23, 23। तो बहुलक ज्ञात करना है आपको। कौन सा जवाब यहाँ पे आपका करेक्ट होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बहुलक आइडेंटिफाई करनी है।
बताएं। आप प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करें आप, ठीक है। उसका प्रयोग करके आप फार्मूला को सेट करें। जैसे मैं एक फार्मूला आपको बता भी देता हूँ, मैंने बताया भी था इस सवाल में। m0 यानी मोड l प्लस f माइनस f1 अपॉन में 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू में i लगा दीजिए। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो सब में एक एक का अंतर है यहाँ पे, तो i आपका 1 हो जाएगा, है ना। i आपका 1 हो जाएगा। और खंडित श्रेणी के माध्यम से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, खंडित श्रेणी के माध्यम से। तो माप कौन सा आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए? यहाँ बेसिकली निर्धारित ही नहीं हो सकता है। पूछो क्यों? क्योंकि 23 आप देखेंगे यहाँ पर भी आएगा, 23 आपका इससे भी रिलेट होगा, 23 आप इससे भी रिलेट करेंगे, तो ये निर्धारित ही नहीं हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अलग अलग संख्या होती तो हम एक संख्या को बड़ी को मानते हैं और उससे पहले F1 उसके बाद F2 को लगाते हैं। तो दो संख्याएं बड़ी बड़ी हैं। मैंने कहा था कि एक संख्या बड़ी अगर होगी तो उसी के आगे पीछे सब होता है। तो ये आपका करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि समांतर माध्य और माध्यिका दिए हैं तो बहुलक निकालने का सूत्र क्या होगा? मैंने आपको हाल ही में अभी जिक्र करा था। ऑप्शन कौन सा सही जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 14 बताएं। ऑप्शन याद आ रहा है आपको? सूत्र Z यानी बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। मैंने सवाल भी करवाया था इसके संबंध में, याद आ जी। ये समांतर माध्य माध्यिका अगर दिया है तो बहुलक निकालने का सूत्र आपको बताना था। ऑप्शन जो जाएगा वो सी वाला करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए जरा एक बार। बहुलक ज्ञात करने की समूहन रीति का प्रयोग तब किया जाता है जब समंक माला की आवृत्ति नियमित हो। और दूसरा है बहुलक की या बहुलक निर्धारण की निरीक्षण रीति का प्रयोग तब किया जाएगा जब श्रेणी की अधिकतम आवृत्ति केवल एक ही हो। तो सही जवाब क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 15 का। बहुलक ज्ञात करने के समूहन रीति का प्रयोग तब किया जाता है जब समंकमाला की आवृत्ति नियमित हो। नियमित का मतलब एक प्रकार से रेगुलर टाइप में दिया हो और कंटिन्यूअस के पॉइंट में दिया हो। समूहन समूहन रीति का प्रयोग वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे वर्गांतरण का प्रयोग होता है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ये समूहन रीति का प्रयोग कर रहा है। यहाँ समूहन नहीं, इसको बोलते हैं सतत। अगर मान लो 0 से 9 देता, 10 से 19 देता, 20 से 29, 30 से 39, तो पता है एक का अंतर हो रहा है, ये नियमित है, ये एक का अंतर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1/2 करेंगे तो 0.5 आएगा। 0.5 पहले वाले में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 माइनस आपका आएगा 9.5 और दूसरे वाले में प्लस करेंगे, फिर इसमें माइनस कर देंगे। यहाँ जो 10 वाले में है तो 0.5 को माइनस करेंगे तो 9.5 आ गया।
और इसमें क्या करेंगे 19.5 करेंगे, और फिर यहाँ पे 19.5 होगा क्योंकि हमने यहाँ पे घटाना है, माइनस करना है 20, और इसमें ऐड करना 25। अब देखिए ये कंटिन्यूस बन रहा है, यहाँ से शुरू हुआ यहीं से बन रहा है, ये कंटिन्यूस है ना, तो ये गलत है। बहुलक निर्धारण के निरीक्षण रीति का प्रयोग तब किया जाता है जब श्रेणी में अधिकतम आवृत्ति हो, तो केवल वही हो सकता, बात ये सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो केवल केवल 2 सही है। अभी आपने एक सवाल भी देखा था, बहुलक की जहाँ पे आवृत्ति अधिक बार आती वही होता है। तो सही जवाब क्या होगा, केवल और केवल बताएं, सही जवाब बिल्कुल बी सही है। देखिए ये सूत्र दिया है, अभी मैंने सूत्र आपको बताया है, तो आप बताइए जरा कि बहुलक वर्ग की आवृत्ति की तुलना में ये सूत्र का प्रयोग हो रहा है, सूत्र का प्रयोग कब किया करोगे आप? क्वेश्चन, जब दोनों या कोई एक उससे बड़ा हो, दोनों या कोई एक उससे बड़ा हो, तो बहुलक वर्ग की आवृत्ति की तुलना में हम बहुलक ज्ञात करने के लिए इन सूत्रों को फॉलो करते हैं। ऑप्शन आपका केवल सी जाएगा। 17, आपको पूछा कि ये सूत्र है और इसमें आई लिखा हुआ है, आई का मतलब बताना है आपको। मैंने आपको भी बताया भी है कि क्या होगा, बहुलक वर्ग का निचली हिस्सा क्या होता है, जैसे 0 से 10 है तो ये निचली हिस्सा है, लोअर है, और ये उच्चतम हिस्सा है यानी इसको अपर कहते हैं। अब बचा बहुलक वर्ग का विस्तार जो होता है ना, ये आई होता है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 10 का है, यही आई है। ऑप्शन नंबर केवल केवल पहला सही है, ऑप्शन ए सही जाएगा आपका। उपर्युक्त सूत्र में प्रयुक्त हुआ है F2, F2 का अर्थ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का F2 का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा F2, यहाँ पे F2 ये आपको रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए बहुलक वर्ग के तुरंत बाद आने वाला आवृत्ति, और बहुलक वर्ग के तुरंत पहले तो F1 होता है, और बहुलक वर्ग तो Z होता है। जो बहुलक वर्ग के तुरंत बाद वाले वर्ग या अगले वाले वर्ग की आवृत्ति होगी वो होता है F2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का बी सही है, अगला और बाद वही होता है। समांतर माध्य परिकलित करने का प्रत्यक्ष विधि कौन सा है, मैंने अभी आपके हाल ही में करवाया था, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र, क्वेश्चन नंबर 19 है। फर्स्ट, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, बाकी गलत सूत्र लिए गए हैं, ठीक है। समांतर माध्य परिकलन में लघु रीति का शुद्ध जो है सूत्र क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, यानी 20 का सही जवाब क्या होना चाहिए?
जी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए अज्यूम है, डी एक्स आप विचलन निकाल के एक्स से गुणा करते हैं अपॉन में एन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नीचे समंक दिया गया है और इन समंक के माध्यम से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। जरा ज्ञात करके बताइए क्या इसका आंसर होगा। समांतर माध्य, हाँ कर दीजिए, बताइए कितना आएगा तब भी करिए। बिना कौन पेन कॉपी के पढ़ाई करते हो? कॉपी पेन तो रखना ही चाहिए आपको। समांतर माध्य निकालने का तरीका होता है, आपने कहा कि पहले को ऐड करेंगे फिर उसके बाद एन करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या दी गई है। अब आप क्या करो, 2 और 7 9, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 4 29, 29 और 5 आपका हो जाएगा 34, यानी आपका 3 कैरी आ जाएगा। उसके बाद 3 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, और 1 9 और 9 3 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 3 आप कितनी संख्या आ रही थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 8 9, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 10। तो 2 बार में जाएगा ये 20 हो जाएगा। और ये दो जब अब एक आ जाएगा पॉइंट में और पॉइंट लगाओगे तो 4 के बाद 0, तो 20.4 आंसर आएगा। और यहाँ पर 21 का ऑप्शन जो जाएगा वो ऑप्शन आपका पहला करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। अवास्तविक माध्य और अगणन संबंधी कठिनाई, अविश्वसनीय निष्कर्ष, समांतर माध्य के दोष बताए हैं। माध्य 22 में आप कह रहे हैं ए आएगा। देखिए यहाँ अविश्वसनीय निष्कर्ष होता है ना, तो ऑप्शन केवल केवल दोष में सी रहेगा। ठीक है, इसमें गणितीय त्रुटि हो गई, भ्रामकता हो गया, वास्तविक प्रवृत्ति का पता न चल पाना, यदि पदमाला में कोई पद गायब है तो भी उसका पता माध्य द्वारा नहीं लगाया जा सकता है, अनिश्चित तुलना होती है, गुणात्मक अध्ययनों के प्रयोग के संबंध में संभव नहीं है, और गणना विचलन और माध्यिका की अपेक्षा जो है जटिल है। तो ऐसे में अविश्वसनीय निष्कर्ष जो है वो समांतर माध्य का दोष कहलाता है। ऑप्शन केवल केवल सी सही, केवल सी ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 का, क्वेश्चन नंबर 22 का 23 आपसे कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्थिति संबंधी कथनों की माध्यों की तुलना में समांतर माध्य की गणना किया जाता समांतर माध्य की गणन क्रिया सबसे अधिक जटिल होती है। क्या इस बात से सहमत हैं? नहीं नहीं, जटिल है। समांतर माध्य की गणना क्रिया अधिक जटिल है भाई। जब आप अज्यूम वगैरह करेंगे जटिल क्रिया होती है। समांतर माध्य निरीक्षण द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ये गलत है। यहाँ कथन सत्य कौन सा था? केवल केवल ऑप्शन पहला सत्य है 20।
3 का। ट्वेंटी 4 में अगर हम बात करें तो निम्नांकित कथनों पर विचार करें। समांतर माध्य कभी कभी भ्रामक निष्कर्ष निकाल देता है ना, सही बात। यस। और समांतर माध्य की श्रेणी में बड़े मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। जो बड़े मूल्य होते हैं उसका बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। और ये भी बात सत्य है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 24 का ऑप्शन सी सही जाएगा। 25 में जन साधारण का माध्य कहते हैं किसको? जन साधारण माध्य समांतर माध्य को कहते हैं। समांतर माध्य, समांतर माध्य को। 26 निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए जरा। 26 में निर्धारण संबंधी कठिनाइयाँ, चरम पदों का अवहेलना, परिकलन की अनिश्चितता। प्रश्न विचार करना है उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है। परिकलन की अनिश्चितता आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर केवल सी सही माना जाएगा। यहाँ पर सी आपका करेक्ट माना जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 27 में मध्यका दिया गया है। संचयी आवृत्ति में एक m आया हुआ है। तो इस सूत्र में आपको बताना है कि यस एम सी माइनस सूत्र में m का अर्थ और इस m का अर्थ बताना है। बताइए 27 का सही जवाब मध्यका संख्या है। ऑप्शन बी है m। मध्यका संख्या दी गई है ये यहाँ पे। जब हम माध्यका निकालते हैं ना तो उसके लिए हमें इन सूत्र को फॉलो करना पड़ता है। हमें इस सूत्र को फॉलो करना पड़ता है। m माइनस सी हमारे सामने जो दिया गया है उसमें से m का जो अर्थ है वो मध्यका संख्या। उपर्युक्त सूत्र में c है। यहाँ पे c का अर्थ क्या होगा? c का अर्थ क्या होगा? संचयी आवृत्ति होती है। मैंने आपको पढ़ाया था संचयी आवृत्ति कैसे। जैसे मैंने कहा 15 है 18 है तो 15 नीचे वाले में 15 प्लस 18 ऐड करेंगे, 8 5 13, फिर ये 3 33 33। इस तरीके से हम CF निकालते हैं। संचयी आवृत्ति बोलते हैं इसको। और ये आपका अच्छा ठीक बाद वाले वर्ग नहीं होगा, पहले वाला वर्ग होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 28 का ऑप्शन डी जाएगा। निचला वर्ग होता भी नहीं है, आपको निचला वर्ग ऊपरी वर्ग पता है। 29 निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बहुलक को समान माध्यिका भी एक स्थिति, एक क्या स्थिति माध्य है। बहुलक के समान माध्यिका भी एक स्थिति माध्य है। सही है। क्रमानुसार व्यवस्थित श्रेणी का माध्यिका केंद्रीय मूल्य होता है। ये भी सही है। ऑप्शन सी सही माना जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर 30 बताता है, विचार करना है। व्यक्तिगत श्रेणी में सूत्र द्वारा माध्यिका मूल्य नहीं बल्कि माध्यिका संख्या का पता चलता है। सत्य है। और क्रमानुसार व्यवस्थित श्रेणी में माध्यिका बटन को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये भी सत्य है। ऑप्शन आपका सी सही हो गया। सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। 30 विचार करना है कि जब श्रेणी के
पद मूल्य में अंतर हो या आवृत्ति अनियमित हो, वहाँ माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में श्रेणी का उपयुक्त प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या यह पॉइंट सत्य है या असत्य है? जब श्रेणी के पद मूल्यों में अंतर हो, जो वैल्यू दिया हो इनमें अंतर हो, या आवृत्ति अनियमित हो, फ्रीक्वेंसी अलग अलग आ रही हो, वहाँ माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में श्रेणी का उपयुक्त प्रतिनिधित्व करेगा। क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है माध्यिका अगर आवृत्ति अलग अलग आ रही है तो? अगर अलग अलग आ रही है तो क्या ये माध्यिका आपको रिप्रेजेंट करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा? देखिए, पद मूल्य में अंतर हो, ठीक है, आवृत्ति अनियमित हो, ठीक है, तो वहाँ माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में श्रेणी का, श्रेणी तब नहीं बनेगा। श्रेणी का मतलब हो गया कंटिन्यूअस वाली श्रेणी प्रक्रिया में, खंडित श्रेणी वाली प्रक्रिया में फिर आपका ये नहीं बनेगा। फिर आपका ये पार्ट जो है नहीं बनेगा। तब हमें ये देखना पड़ता है कि वो विषम में है कि सम में है। n+1/2 करते हैं, है ना, n+1/2 वे पद का मान निकालते हैं। तो ये आपका बेसिकली क्या होता है, ऐसे कंडीशन में ये अलग नहीं होगा। याद रखें, इसने कहा अंतर हो, फिर आवृत्ति अनियमित हो। आवृत्ति अनियमित हो सकती है लेकिन मूल्य अंतर नहीं हो सकता है। अगर एक क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके आपको क्या करना है, इसके आधार पे आपको संख्या डिवाइड करनी है, फिर विषम पद पर संख्या को लेकर हमें फाइंड आउट करना है। ये गलत है। बीजगणितीय गुण के अभाव के कारण माध्यिका केवल उच्चतर सांख्यिकी रीतियों में नहीं हो पाता है। माध्यिका का प्रयोग उच्चतर सांख्यिकीय रीतियों में नहीं हो पाता है। अगर गणितीय गुण के अभाव होगा तो बीजगणित में ये दोष है, एक प्रकार से सत्य है, दूसरा सत्य है, दूसरा सत्य है। तो 31 का सही जवाब क्या चला जाएगा आपका, केवल और केवल बी चला जाएगा। जब पदों की संख्या सम हो तो आंकड़ा का माध्य कैसे निकालेंगे, जब सम संख्या दी तो n/2 करते हैं। 32 में अगर मैं बात करता हूँ तो हम क्या करेंगे, 1/2 प्लस यहाँ पे n/2 हुआ प्लस n/1 का 2 हुआ पद। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ये वाला सूत्र लगता है सम में। विषम में जो सूत्र होगा वो n+1/2 वे पद का मान, ये विषम का होता है, ठीक है, जो बी वाला है। सी वाला आपका सम का है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। माध्यम का प्रकार नहीं है। माध्यिका, बहुलक और अपकिरण सांख्यिकी माध्यम का प्रकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33। हाँ, अपकिरण आपका सही जवाब है। हाँ, डी इज द राइट आंसर। बहुलक को केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में समझा जाता है। बहुलक को केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में समझा जाता है। तो सर्वाधिक प्रायिक, हाँ, सर्वाधिक प्रायिक मूल्य में ऑप्शन नंबर आपका बी सही जाएगा। निम्नलिखित पर मूल्यों का बहुलक कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 35। जो संख्या अधिक बार दी गई है उसका बहुलक होगा, ध्यान निकालना है।
6 हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन 1 2 3 बार दिया था, यानी 6 आपका ऑप्शन सही होगा। समांतर माध्य किसे कहेंगे? माध्यिका, बहुलक और माध्य माध्यिका दोनों को। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है। समांतर माध्य हम किसको बोलेंगे बताएं? 36 का सांख्यिकी श्रृंखला में पद की परिमाणात्मक का ध्यान आवश्यक है। समांतर माध्य माध्यिका मूल्य अति सीमांत इकाइयों में बहुत कम, बहुलक सामान्य निरीक्षण से होता है, और माध्य माध्यिका दोनों गतिमान औसत की गणना करता है। ऑप्शन केवल ए आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए आपका सही है। अब देखिए 37 से 40 क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन और कारण भी दिए गए हैं। 37 कहता है सांख्यिकी को मानव कल्याण के अंकगणिती कहा जाता है। कारण कहता है सांख्यिकी का प्रयोग मानव समाज में व्याप्त विविध समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। पहले ये बताइए, क्या आपका ए वाला पॉइंट सही जा रहा है? बिल्कुल, अंकगणिती हो जाता है, कहा जाता है। और सांख्यिकी का प्रयोग मानव समाज की व्याप्त विधियों में, ये भी सही है। और देखिए मानव कल्याण के अंकगणिती कहा जाता है, और इसका प्रयोग मानव समाज की व्याप्त जो समस्या है उनके लिए है। तो सही इसका होगा व्याख्या। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। 38 समाजशास्त्री अनुसंधान में अधिकतर गुणात्मक आंकड़ों को संकलित किया जाता है। 38 सही जवाब क्या होना चाहिए? आपका ये करेक्ट होगा, क्योंकि अधिकतर गुणात्मक आंकड़ों का संकलित होता है, इसलिए आपका ये सही जाएगा। और सांख्यिकी का प्रयोग आंकड़ों को संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है, ये भी सही है, परंतु इसकी व्याख्या नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ सामाजिक अनुसंधान है, दूसरी तरफ आंकड़ों का संख्यात्मक, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 38 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सांख्यिकी के परिणामों को ठीक ढंग से समझने हेतु परिस्थितियों के संदर्भ में ज्ञान होना जरूरी है। सांख्यिकी के परिणाम को ठीक ढंग से समझने के हेतु परिस्थिति के संदर्भ में ज्ञान होना जरूरी है। 39 में क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सत्य है, ज्ञान होना जरूरी है। और यदि संदर्भ अस्पष्ट नहीं हुए तो निष्कर्ष भी अस्पष्ट और भ्रामक हो सकते हैं। बिल्कुल बात सही है। आप कह रहे हैं व्याख्या भी। रीज़न है कि अगर कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है, निष्कर्ष भी अस्पष्ट हैं, भ्रामकता है, तो उसमें परिणाम उसकी ठीक ढंग से समझने के लिए परिस्थिति के संदर्भ में ज्ञान का होना ज़रूरी है, अगर कोई चीज़ अस्पष्ट है। बिल्कुल सही बात है, ए आर दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन आपका ए जाएगा। व्याख्या भी सही तरीके से दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 अयोग्य व्यक्ति के हाथों में सांख्यिकी विधियां भयानक अस्त्र है। बात तो सही लग रही है कि अयोग्य अगर कोई व्यक्ति है, उसके हाथ में अगर आप डेटा दे दो तो डेटा इधर उधर हो सकता है। अस्त्र है, ये भी आपका सत्य है। सांख्यिकी का प्रयोग केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जिन्हें इसका पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो। रीजन मैच। जी, इसका व्याख्या नहीं है, प्रश्न का व्याख्या नहीं है,
ठीक है, परंतु दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जाएगा। 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 41, सांख्यिकीय नीतियों के निर्धारण में सहयोग और सुगमता प्रदान करती है, पहला पॉइंट। दूसरा कहता है कि भावी योजना और नीति सांख्यिकीय तथ्यों के आधार पर मानकर बनाई जाती है। तो बताइए दोनों कथन में से सत्य कौन सा कथन है? 41 बताएं। यहाँ ऑप्शन आप कह रहे हैं फर्स्ट, लेकिन 41 का सही जवाब जो जाएगा ना वो मैम दोनों आपके स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे आपके? करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि 41 में सांख्यिकी नीति के निर्धारण में सहयोग और सुगमता प्रदान करता है और भावी योजनाओं के नीतियों और सांख्यिकी तथ्यों के आधार पर मानकर बनाई भी जाती हैं। तो उपयुक्त जो कथन दिए गए हैं दोनों के दोनों कथन सत्य माने जाएंगे। 41 का ऑप्शन जो जाएगा वो आपका यहाँ पर सी वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, सी वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। 42 देखिए, कह रहा है आपसे कि सांख्यिकी कथनों पर विचार करें। आवाज़ जा रही मेरी? तो कह रहा है कि संचयी आवृत्ति में वर्गांतरण के दोनों सीमा, एक मिनट होल्ड रखिएगा, दोनों सीमा नहीं दी जाती है क्योंकि एक ही सीमा से काम चल जाता है। क्या ये बात सही है? 42 आपके सामने। बताइए क्या ये बात सही है? बताएं। संचयी आवृत्ति में वर्गांतरण दोनों सीमा नहीं दी जाती है क्योंकि एक ही सीमा काम चल जाता है। एक सीमा से काम चल जाएगा। तो फिर मैं 42 में इस पॉइंट को क्या कहूँ, यस या नो? दूसरी देखिए, समावेशी वर्गांतरण में किसी वर्गांतरण की उच्च सीमा और उससे अगले वर्गांतर की निचली सीमा के बराबर होती है। बराबर तो नहीं होती है भाई, अगर 20 से 30 है तो 30 से 40 है। तो वर्गांतर की उच्च सीमा जो है अगले वर्गांतर की निम्न सीमा के बराबर होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल ये तो सत्य है। जैसे मैंने कहा 20 से 30 गया और 30 से 40 गया, समझिए ये उच्च सीमा है और ये निम्न सीमा है। ये निम्न सीमा है। ये अगर मैं करूँ 20 से 10 है, सॉरी ये 10 से 20 है और ये 0 से 10 है। तो ये सारी जो इधर की संख्या है ये निचली संख्या है और ये ऊंची संख्या है। तो इसने कहा कि उच्च सीमा और उच्च सीमा ये ले लिए और उससे अगला वर्गांतर यानी ये 10 यानी इससे अगला वाला, ठीक है, उच्च सीमा की अगला, ये उच्च है, उच्च के अगला निचला आता है, ये नीचे वाला है। तो ये तो सत्य है। लेकिन संचयी आवृत्ति में वर्गांतर दोनों, संचयी आवृत्ति में बात करेंगे तो वर्गांतर दोनों सीमा नहीं दी जाती है क्योंकि यह एक सीमा के काम चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, सत्य ढूंढना है। ऑप्शन केवल दूसरा सामाजिक अनुसंधान में संकलित तथ्यों से कुछ निष्कर्ष निकालने हेतु इन्हें क्रमबद्ध, निश्चित और सूक्ष्म रूप से प्रदान करना अनिवार्य होता है। 43, फिर कहता है कि सामाजिक अनुसंधान में संकलित तथ्यों एक प्रकार के कच्चे माल होते हैं। अनुसंधान में संकलित जो तथ्यों के कच्चे माल हो सकते हैं, बात तो सही है। व्याख्या
नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए 44, 5 छात्र दिए गए हैं, संख्या बच्चों की जो है छात्रों की लंबाई है सेंटीमीटर में है, समांतर माध्य निकालना है। ऐड कर दीजिए, 2 है 8 10 हो गया, 13 हो गया और 18 यानी 8, 6 हो गया 12 हो गया और 18 हो गया, 18 और 6 आपका 23 हो गया, 23 और 5 28 हो जाएगा और एक आपका 29 यानी 2 1 2 3 4 5 और 2 आपका 6 में 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 वन जा 5, यहाँ पे 19 हो जाएगा, 5 3 जा, इसमें तो कोई नहीं आ रहा है, इसे हमें सही से पहले ऐड करना पड़ेगा। हमने शायद कहीं से मिस्टेक किया है। 2 और 8 10 10 13 13 और 18 का 8 ठीक है, और 6 18 18 और 5 23 23 में 5 जोड़ेंगे, 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28, 28 में एक एक जोड़ेंगे तो 29 2 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 7 7 हो गया ना, 798 जी। तो 29 5 5 जा आ जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा और बचेगा इसमें कितना, 4 4 यहाँ पे हो जाएगा और उसके बाद ये 48 हो जाएगा और फिर उसके बाद 5 9 जा जाएगा, है ना, 48 हो जाएगा और 5 9 जा 45 हो जाएगा, बचेगा 3 और पॉइंट लगाएं 0 और 5 6, तो जहाँ पे 159.6 आ रहा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप बी, आप इसको सही करेंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 44 का। यहाँ देखिए मीडियम का अगर फार्मूला है एफ एन एक्स अपॉन में सिग्मा एफ में जो एफ एक्स दिया गया है ये हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एफ एक्स ये क्या है, तो ये बेसिकली एक एक्स जो है मूल्य होता है, एफ जो फ्रीक्वेंसी होती है, इनका मल्टीप्लिकेशन है। ऑप्शन जो जाएगा आपका ए करेक्ट, ऑप्शन ए आपका सही होगा। सर विलियम सिली गोसेट का नाम प्रसिद्ध किस में है, और ये टी बटन परीक्षण में है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। स्टूडेंट उपनाम क्या है, स्टूडेंट का उपनाम क्या है, 47, उपनाम इसका गोसे का है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारे सामने आता है 48, सामान्य बटन का वक्र घंटाकार होता है, 48 का घंटाकार होता है, बात सत्य है। टी बटन का वक्र घंटाकार होता है परंतु उसका शीर्षक अधिक नुकीली होती है, ये भी बात सत्य है, ऑप्शन आपका जाएगा सी 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, टी बटन का माध्य शून्य होता है, टी बटन मतलब स्टूडेंट परीक्षण हो रहा है यहाँ पे, उसका मान शून्य होता है, बात सही है। फिर टी वक्र की आवृत्ति प्रतिदर्श मतलब सैंपल इकाई पर निर्भर नहीं होता है, निर्भर होता है, गलत लिख दिया, ये आपका केवल ऑप्शन आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि फिशर का जड़ परीक्षण छोटे प्रतिदर्शों के साथ संबंध गुणांक की सार्थकता की जांच से संबंधित है, भाई जाहिर सी बात है और ये स्टेटमेंट करेक्ट भी है। और जड़ परीक्षण में जड़ प्रतिदर्श का, ठीक है, जड़ प्रतिदर्श में टी यहाँ पे लिखा, टी में रूपांतरण करना पड़ता है और ये गलत है, केवल ऑप्शन आपका पहला सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जब इस तथ्य की जांच करनी हो तो आर अवलोकित मूल्य शून्य के सार्थक रूप से भिन्न नहीं है तो टी परीक्षण का प्रयोग होता है, टी परीक्षण का प्रयोग होता है और ये गलत है। दो प्रतिदर्श मतलब दो सैंपल सहसंबंध गुणांकों के अंतर में सार्थकता की जांच में जड़ परीक्षण का यूज होता है, ऑप्शन सेकंड आपका सही है, केवल और केवल दूसरा सही। बस आज के लिए इतना ही, आप सभी लोग रखें।
क्वेश्चंस आपके जो है 51 मैंने लगभग क्वेश्चंस लिए थे, रिसर्च का था, सांख्यिकी के संबंध में था। इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी थे, कुछ विचारों पर आधारित प्रश्न थे, कुछ कथन और कारण पर भी आधारित प्रश्न थे। जी, सोशोलॉजी का बेस्ट बुक एक आती है कंपटीशन, यूथ कंपटीशन की। थिंकर्स में बहुत सारी किताबें हैं। देखिए, इसके लिए अगर हम बात करें तो अलग अलग किताब आती है अलग अलग विद्वानों के लिए, हमें वही लेना पड़ेगा। कोई अलग से किताब अभी तक नहीं बनाया गया है कि पुराने वाले भी हो, नए वाले भी विद्वान के कॉन्सेप्ट दिए हो ना। अगर आपको कुछ भी पुराने वाले मिल जाएंगे तो नए वाले नहीं मिलेंगे, नए वाले मिलेंगे तो पुराने वाले नहीं मिलेंगे। हमें अलग अलग से पढ़ना पड़ता है। बाकी आप देख लीजिए, लेकिन मैं समाजशास्त्र में सभी बच्चों को सजेस्ट करता हूँ यूथ वाला लो, वो बहुत बढ़िया है। बाकी कॉन्सेप्ट वगैरह आप लोग जो है किसी भी किताबों से पढ़ सकते हो, निकाल नोट्स के माध्यम से, नेट के माध्यम से। हरियंट की मत लेना बस, बाकी किसी की भी ले लेना समाजशास्त्र। हरियंट का, हाँ, उसको मत लेना। उसमें लेने से क्या फ़ायदा जब तुम्हें सारा ही आंसर ही गलत मिलेगा, फ़ायदा तो नहीं होगा। उस चीज़ पर तरफ भागो जहाँ पे, अब पता नहीं कैसे पब्लिश करते हैं हरियंट वाले, मुझे समझ में नहीं आता। चलो एक दो सवाल गलत हुए ठीक है, हर यूनिट में हर टॉपिक में क्वेश्चन गलत भेज देते हैं। एक दो मिले तो चलो सही भी बात है, मान भी लेते हैं, अपवाद है ना। हाँ, एकेडमिक की बुक पढ़ना है, ठीक है, वो भी सही है। वो भी ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल क्लासेस आपकी ऑफ रहेगी। हाँ, अगर देखो सुबह में अगर क्लास होगी तो मैं आपको बता भी दूंगा। 24, 25 3 दिन क्लासेस आप सबकी ऑफ रहेगी जी। अच्छा, अच्छा, ठीक है सुषमा जी, ठीक है सुषमा जी। आज शाम क्लास आप लेते हो ना? क्यों लिया करो, वो सब पढ़ाई इधर उधर नहीं जाती है, समय निकाल कर लिया करो कभी टाइम मिले तो, है ना। पढ़ा करो, कुछ ना कुछ ज्ञान ही मिलेगा। चलिए अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।